यदि रूस आक्रमण के लिए सहायता करेगा तो दोनों ऑस्ट्रिया या जर्मनी भी संयुक्त रूप से शत्रु का सामना करेंगे। यदि रूस के अतिरिक्त किसी अन्य देश से युद्ध हुआ तो दोनों देश तटस्थ रहेंगे। संधि की प्रस्तावना में यह घोषित किया गया कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी की घनिष्ठता से किसी भी राज्य को कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य बर्लिन संधि की द्वारा स्थापित यूरोपीय शांति को स्थापित करना था। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह एक रक्षात्मक संधि है। यह 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी, परंतु इसका पुनर्नवीनीकरण 1914 तक चलता रहा। यह संधि बिस्मार्क की कूटनीति का स्पष्ट परिणाम थी, क्योंकि जर्मनी के 2 प्रमुख शत्रु थे, रूस और फ्रांस। इस संधि के पश्चात यदि रूस आक्रमण करता तो ऑस्ट्रिया से सैनिक मदद की गारंटी थी, और यदि फ्रांस आक्रमण करता तो बिस्मार्क ऑस्ट्रिया की तटस्थता के प्रति आश्वस्त था। 1879 के पश्चात जर्मनी की कूटनीति का जो केंद्र था वो ऑस्ट्रिया रहा, वो उसकी मित्र बन गया। अगले जो हम बात करेंगे त्रिराज्य संधि 1878 यानी 1882 की, इन द्विगुट में इटली भी मिल गया। इटली का इसमें शामिल होना, बिस्मार्क ने इटली की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। वह ये भी सोचता था कि ऑस्ट्रिया और इटली की शत्रुता को अगर मित्रता में बदलकर जर्मनी की ओर जो है निश्चिंतता हो जाएगी इटली की तरफ से। उसे यह भी भय था कि कहीं इटली जो है यूरोप के लिए नया संकट नहीं खड़ा कर दे। 1881 में फ्रांस ने इटली की इच्छा के विरुद्ध ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया था, जो क्योंकि इटली के भी इसमें हित निहित थे, क्योंकि 1881 में फ्रांस ने इटली की इच्छा के विरुद्ध ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया था, इटली को नाराज कर दिया, बल्कि वह युद्ध के लिए भी संलग्न हो गया था। ऐसी स्थिति में इटली ने बिस्मार्क के प्रस्ताव को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। इटली ने यह भी सोचा कि जर्मनी के साथ संधि करने से उसकी गणना यूरोप के महान शक्तियों में की जाने लगेगी। ऑस्ट्रिया पहले से ही जर्मनी के साथ था, इसलिए उसे संधि से कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। इसके अतिरिक्त उसे इस संधि से अधिक लाभ की आशा थी। अतः 1882 में तीनों राष्ट्रों के मध्य त्रिराज्य संधि संपन्न हुई। इसकी मुख्य धाराएं जो है निम्न है। इस प्रकार इन की वजह से ट्रिपल अलायंस का जो है निर्माण हुआ। इस संधि की धाराएं निम्न थी। यदि इटली के ऊपर फ्रांस आक्रमण करेगा तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी अपने मित्र इटली की सहायता करेंगे। जो पहली जो धारा थी इसकी, इटली पर अगर आक्रमण होता है तो ऑस्ट्रिया और जो मित्र है उसके दोनों मित्र उसकी सहायता करेंगे। यदि जर्मनी के ऊपर फ्रांस आक्रमण करे तो इटली जर्मनी की पूरी सहायता करेगा। यदि अब तीसरी बात जो है हम रूस के बारे में करेंगे कि यदि अगर रूस आक्रमण करता है तो इटली तटस्थ रहेगा। यदि रूस किसी अन्य देश की सहायता जैसे फ्रांस की सहायता से अगर आक्रमण करेगा तो इटली अपने मित्र की सहायता करेगा। यहाँ हम बात करेंगे अगर रूस अकेला करता है तो इटली तटस्थ रहेगा, लेकिन अगर रूस फ्रांस के साथ जर्मनी या ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करता है तो इटली अपने मित्रों की सहायता करेगा। ये संधि 5 वर्ष के लिए की गई और इसे गुप्त रखा गया। यह संधि 1915 ईस्वी तक नवीनीकृत होती रही। त्रिगुट संधि की वजह से इस संधि से जर्मनी को बड़ा लाभ मिला, क्योंकि उसने इटली से फ्रांस के विरुद्ध समर्थन की प्रतिज्ञा करा ली थी, जिसे ऑस्ट्रिया ने अस्वीकार कर दिया था। इटली को भी इस संधि से लाभ हुआ, क्योंकि रूस के आक्रमण की दिशा में वह जर्मनी या ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए बाध्य नहीं था और ऑस्ट्रिया हंगरी से सुरक्षा इस संधि से हो गई थी। त्रिगुट संधि ट्रिपल अलायंस के फलस्वरूप मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली राज्यों का एक शक्तिशाली गुट बन गया, लेकिन वस्तुतः यह भीतर से इतना शक्तिशाली नहीं था जितना ऊपर से दिखाई देता था। ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि इटली के हित ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के हित से भिन्न थे। उपरोक्त जो चित्र है इसमें आप
ट्रिपल अलायंस को देख सकते हैं। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये जो संधि थी 1915 तक प्रभावी रही, लेकिन बाद में इटली द्वारा मित्र राष्ट्रों के साथ गुप्त रूप से लंदन की संधि की गई। उसके बाद इटली भी जो ट्रिपल अलायंस थी उससे अलग हो गया। अब हम जो ट्रिपल आतंक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर रूस और फ्रांस में भी जो डर था वो बैठ गया था, और इसी के फलस्वरूप 1893-94 में जो संधि करने के लिए रूस और फ्रांस भी विवश हो गए। 1890 में बिस्मार्क के पतन के बाद जर्मनी में ही नहीं वरन यूरोप में भी ऐसा कोई कूटनीतिज्ञ नहीं हुआ जो संधियों और प्रतिसंधियों के ताने बाने की बिस्मार्क जैसी कुशलता के साथ रक्षा कर सकता था। इसके अलावा बिस्मार्क की संधियों ने यूरोप में अविश्वास और संदेह का ऐसा वातावरण फैलाया कि यूरोप के राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध गठजोड़ करने की होड़ में लग गए और विरोधी गुटों का तेजी से निर्माण होने लगा। इस दिशा में फ्रांस ने रूस से दिसंबर 1893 ईस्वी जनवरी 1894 में संधि कर अपने अलगाव को समाप्त किया। रूस ने भी बाल्कन प्रदेश में जो संतुलन था उसको कायम करने तथा फ्रांस का आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए फ्रांस के साथ गठबंधन करना उपयुक्त समझा। यह एक प्रकार से सैनिक कन्वेंशन था, यद्यपि ये सुरक्षात्मक था। और इस संधि के अनुसार इसकी जो धाराएं थी वो निम्नलिखित थी। फ्रांस पर जर्मनी, इटली आक्रमण करता है तो यहाँ देखिए आप, अगर फ्रांस पे संयुक्त जर्मनी और इटली आक्रमण करता है तो रूस उन दोनों के विरुद्ध जो है फ्रांस की सहायता करेगा। दूसरा, यदि रूस पर जर्मनी या ऑस्ट्रिया आक्रमण करे तो फ्रांस अपनी सैनिक शक्ति के साथ उसका मुकाबला करेगा। दोनों में से कोई अलग से संधि नहीं करेगा और यह संधि पूर्णतः गुप्त रहेगी। यह संधि उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की त्रिराष्ट्र यानी ट्रिपल अलायंस संधि चलती रहेगी, तब तक रूस और फ्रांस मैत्री जो संगठन है वो भी चलता रहेगा। यद्यपि ये जो संधि थी वो सुरक्षात्मक थी और त्रिराष्ट्र संधि के विरोध में थी, यानी ट्रिपल अलायंस के विरोध में थी, फिर भी इसकी कुछ धाराएं जो थी वो उग्र थी। इस संधि से फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई तथा इसका जो एकांकीपन था, काफी समय से जो अकेला था फ्रांस, इस संधि से रूस को भी काफी फायदा हुआ। उसको फ्रांस जो साइबेरिया का जो प्रदेश था वो रेलवे के निर्माण के लिए फ्रांस से उसको ऋण मिल गया और इस संधि के परिणाम स्वरूप यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। अब हम बात करेंगे आंग्ल फ्रांसीसी समझौता 1904। 8 अप्रैल 1904 को फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य ये मैत्री संधि हुई, जिसे इतिहास में हार्दिक समझौते या एतांत कोर्डियले के नाम से जाना जाता है। यह वस्तुतः यह संधि यूरोप में कूटनीतिक क्रांति थी जिसने जर्मनी की स्थिति को कमजोर बना दिया। इस समझौते ने इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देशों की औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाया और भावी ट्रिपल एतांत की नींव रखी। यद्यपि यह कोई एक सैनिक समझौता या औपचारिक गठबंधन नहीं था, फिर भी इस समझौते से दोनों देशों के बीच आपसी मनमुटाव, वो जो शंकाएं थी वो समाप्त हो गई और आगामी वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस समझौते के द्वारा जो हम बात करेंगे इसकी धाराएं, इस समझौते के द्वारा ब्रिटेन ने मोरक्को में फ्रांस को और फ्रांस ने मिस्र में ब्रिटेन को, यहाँ पे अफ्रीका में जो मोरक्को था, उत्तरी मोरक्को की बात करेंगे, वहाँ पे ब्रिटेन द्वारा फ्रांस के हितों को सुरक्षा दे दी गई और फ्रांस द्वारा मिस्र में, उत्तरी जो अफ्रीका वहाँ पे मिस्र है उसमें ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को छूट दे दी गई और यहाँ पे दोनों ने ही हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। दूसरा, न्यू फाउंडलैंड में मछली पकड़ने के समुद्र तट के संबंध में जो दोनों देशों के बीच में लंबे समय से दीर्घकालीन झगड़ा चल रहा था, उसका भी इन दोनों ने समाधान कर लिया। मलाया प्रायद्वीप और उसके समीपवर्ती द्वीप अंग्रेजों के प्रभाव में मान लिए गए। शाम तथा मेडागास्कर फ्रांस के प्रभाव में मान लिए गए। इस प्रकार इन दोनों ने अपने अपने हितों को बांट लिया। इस प्रकार ये जो समझौता था दोनों देशों के मध्य संबंधों की सुधार की योजना थी।
फ्रांस तथा इंग्लैंड दोनों देशों की सरकारों ने इस समझौते द्वारा अपने औपनिवेशिक झगड़ों तथा मतभेदों का अंत कर अपने हितों की रक्षा की। प्रारंभ में यह समझौता जर्मन विरोधी नहीं था, परंतु मोरक्को संकट 1905, 1908 और 1911 ने इंग्लैंड और फ्रांस को निकट ला दिया। इस सबके बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस में सैनिक संधि प्रथम विश्व युद्ध से पहले नहीं हुई थी। आंग्ल रूसी समझौता 1907। इंग्लैंड और रूस एशिया में सदियों से चली आ रही प्रतिस्पर्धा को एक पारस्परिक समझौते द्वारा समाप्त करने के उद्देश्य से 31 अगस्त 1907 को इन दोनों ने एक संधि संपन्न की। इंग्लैंड अपने जो भारत देश के लिए रूस को बड़ा खतरा मानता था और रूस भी अपना जो प्रसार था वह मध्य एशिया में करना चाहता था, तो काफ़ी लंबे समय से इन दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन ये जो समझौता हुआ, इससे ट्रिपल एतांत की नींव रखी गई, जो 1904 का फ्रांस और इंग्लैंड का समझौता था और 1907 में रूस भी इसमें शामिल हो गया। इसके साथ ही जो विश्व था, यूरोप था, दो अलग अलग गुटों में एक ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एतांत में बढ़ गया। इस समझौते द्वारा एशिया में दोनों देशों ने अपने प्रभाव क्षेत्र को परिभाषित किया और एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। तिब्बत और अफगानिस्तान के संबंध में एक दूसरे के विचारों और स्वार्थों को इन्होंने मान्यता दी। यहाँ हम पर्शिया की बात करेंगे। उपरोक्त चित्र में पर्शिया को दिखाया गया है। फारस का जो उत्तरी भाग था वह रूस का जो है रूस ने ले लिया। जो फारस का उत्तरी भाग था वो रूस ने ले लिया और तटीय भाग ब्रिटेन का तथा जो मध्यवर्ती जो फारस का भाग था वो तटस्थ क्षेत्र मान लिया गया। फारस का बंटवारा किया गया, लेकिन उसके बारे में उससे नहीं पूछा गया। यहाँ जो ये इंडिया है वह इंग्लैंड का उपनिवेश था और इसकी वजह से उसे हमेशा रशिया से डर लगा रहता था कि कहीं वह इस रास्ते के बीच में अवरोध खड़ा नहीं कर दे। उसी प्रकार रूस की जो बिजनेस था, उसके रूस के जो व्यापारिक हित थे वो अफगानिस्तान में और तिब्बत में टकरा रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछा रहा था। 1901 में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई थी और रूस के लिए फारस जो था एक महत्वपूर्ण बाजार था और ब्रिटेन की जो नीति थी वो भी यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने की थी और जर्मनी की बढ़ती ताकत और विश्व शक्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए ब्रिटेन ने अपने जो पारंपरिक प्रतिद्वंदियों के साथ गठबंधन करना उपयुक्त समझा। इस संधि से रूस तथा इंग्लैंड दोनों को ही लाभ हुआ और इंग्लैंड को अधिक लाभ हुआ। इस समझौते की सबसे बड़ी जो बुराई थी वो यह थी कि जिन देशों के संबंध में ये संधि की गई थी उससे इस संबंध में कोई राय नहीं ली गई थी। यह एक प्रकार से बहुत गलत बात थी उस समय के दौरान। इंग्लैंड का पूर्वी समस्या में रूस का जो भय था वो भी समाप्त हो गया था। इस प्रकार 1904 में फ्रांस और इंग्लैंड और 1907 में इंग्लैंड और रूस के बीच में समझौते से ट्रिपल एतांत का निर्माण हुआ और प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व विश्व दो गुटों ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एतांत में विभाजित हो गया।